स्लाइड देख के लगता है एक परीक्षा वाला फीलिंग आने लगता है ना। आज ये चला जी प्रकीर्णन। क्या पढ़ने वाले हम लोग? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या है? लाइव हो गया। व्हाट इज प्रकीर्णन? कैटरिंग। स्कैटरिंग। प्रकीर्णन बोले तो स्कैटरिंग। इससे पिछले की क्लास में हमने आंखों के दोष के बारे में पढ़ा था। आंख में 4-5 प्रकार के दोष होते हैं। क्या होते हैं? आंख में 4-5 प्रकार के क्या होते हैं? दोष होते हैं। इसको नीचे चार्ज में लगा देना। जिसमें हमने निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुकता, मोतियाबिंद, वर्णांधता के बारे में पढ़ा था। इन बात है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में। प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का क्षय। क्या मतलब होता है? प्रकाश का क्षय। कभी चला कुहासे वगैरह में टॉर्च जलाए हैं? कुहासे में आप टॉर्च जलाइएगा, क्या रोशनी ज्यादा दूर तक जाती है? इसका मतलब प्रकाश का क्षय हो जाता है। इसका मतलब प्रकाश का क्षय हो जाता है। कुहासे में जब आप क्या करते हैं, चला टॉर्च जलाते हैं, तब प्रकाश का क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। और यही घटना प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकीर्णन का अर्थ ही है प्रकाश का क्षय। प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन का अर्थ क्या है? प्रकाश का क्षय। धूलकणों के कारण या कुहासे के कारण जो लॉस ऑफ लाइट होता है, प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसी को प्रकाश का क्षय कहते हैं। ठीक है? धूलकणों के कारण जो प्रकाश का क्षय होता है उसी को प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? धूलकण के कारण या कुहासे के कारण या किसके कारण? अब देखो चला, सबसे ज्यादा कोई एगो रेले नाम का वैज्ञानिक था। क्या नाम था चला? रेले ने कहा था कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। बोलन रे। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होगा वो तरंगदैर्ध्य के कैवें घात के? चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रकाश का तरंगदैर्ध्य, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी क्षय तरंगदैर्ध्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होगा। अर्थात तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा तो प्रकीर्णन कम होगा, तरंगदैर्ध्य कम होगा तो प्रकीर्णन ज्यादा। तो नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य बढ़ता है ना। तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब क्षय। तो क्षय का मान कम होगा कि ज्यादा? प्रकीर्णन बढ़ता है और क्षय, तरंगदैर्ध्य बढ़ता है, अब प्रकीर्णन यानी क्षय क्या होता है? घटता। बोलो हाँ या ना। नीचे से ऊपर जाने पर तरंगदैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है। अब प्रकीर्णन यानी क्षय क्या होता है? घटता है। यानी सबसे कम क्षय क्षय घटता है, तो सबसे कम क्षय किसका होगा? लाल का। आप देखिएगा रेलवे में
लाल, पीला और हरा, 3 रंग का प्रयोग होता है, नहीं होता है? लाल रंग, पीला रंग, हरा। अब उसमें लाल का मतलब है डेंजर, रुक जाइए, ट्रेन को आगे ना ले जाइए। अब चलो पिछले साल की घटना है, 6-7 महीने पहले गोरखपुर से चिलवा का पप्पा आया था, मतलब चिलवा 2018 बैच का मेरा स्टूडेंट था, और वो बेचारे आए हुए थे। उनका बेटा लोको पायलट था और मेरा एकदम परम चला था। वो लड़का क्या किया, चला सिग्नल को जो है ना 6 से 7 मीटर पार करके ट्रेन रोक दिया। ज्यादा नहीं, कुछ हो वो नहीं किया। यहाँ सिग्नल था तो वो पंखा के पास जाके ट्रेन रोका। रोकना उसको यहाँ लास्ट सीमा था, और रुका ट्रेन उसका वहां, सस्पेंड हो गया। जबकि कोई मरा भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं, तो उसको फिर सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड कर दिया तो फिर उनको हम बुद्धि बताए एक दो गो, तो फिर वो बुद्धि लगाए तो बेचारे का काम हो गया। बुद्धि यही था कि अब तुमको कहोगे ऐसा कौन बुद्धि बड़का आप बता दिया। हम उनको बोले कि आप अपने क्षेत्र के एमपी साहब के पास चले जाइए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साहब के पास। उनको बोल के अश्विनी वैष्णव जी रेल मिनिस्टर को एगो लेटर इशू करवा लीजिएगा, और फोन कर देंगे तो हो जाएगा। ये तो बायां दायां हाथ के खेल है, क्योंकि डिपार्टमेंटले काम होता है। फिर वो बेचारे वही किए, एमपी साहब के का पैर पकड़ लिए। गरीब आदमी थे बेचारे, मतलब एकाएक बहुत बढ़िया जिंदगी से गड़बड़ जिंदगी में पहुंच गए। नहीं होता है कि सब कह दिया गांव में नौकरी हो गया, नौकरी हो गया, एकाएक सस्पेंड हो गए। आज सस्पेंड नहीं होता है, टर्मिनेट होता है। सस्पेंड तो कुछ दिन के लिए होता है ना, इसमें टर्मिनेट होता है, मतलब खत्म, फिनिश। तब फिर वो बेचारा कुछ कोर्ट में स्टाम्प पेपर पे एग्रीमेंट एफिडेविट वगैरह बना के दिया कि ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं होगी। फिर से होकर साइको टेस्ट हुआ कि कहीं दिमागी रूप से गड़बड़ा तो नहीं गया। यो बीच में कौन तो लड़की थी, इसी बैच की थी क्या कोई, नहीं बैच की नहीं थी, वो लड़की आई थी, उसका भी वही प्रॉब्लम था। वो भी थोड़ा सा सिग्नल पार कर दिया। जैसे तुम सिग्नल पार करोगे, या तो तुमको टर्मिनेट कर देगा, या डिपार्टमेंटल अगर लोग अच्छे हुए तो तुम्हारा फिर से साइको टेस्ट होगा कि कहीं ये पारिवारिक उलझनों में पड़ के दिमागी रूप से बीमार तने हो गया है, तो फिर तुमको निकाल देगा या दूसरे पद पर डालेगा, कुछ ऐसा करेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि नीचे से ऊपर जाने पर लाल, पीला और हरा, यही 3 यूज होता है। क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन घटता है तो नीचे से ऊपर जाने पर क्षय घटता है, तो ऊपर वाला 3 गो का क्षय कम होगा। ऊपर वाले 3 गो का क्षय क्या होगा? कम। ऊपर वाले का क्षय कम और नीचे वाले का क्षय ज्यादा। इसीलिए तुम दूर से बैगनी को देखोगे ना, पता नहीं चलेगा, लेकिन लाल को देखोगे तो पता चलेगा। लाल को देखोगे तो पता चलेगा, क्योंकि लाल का क्षय कम होता है। इसीलिए तो उगता सूरज और डूबता सूरज लाल दिखाई देता है। होता है 7 रंग सूरज की रोशनी में, लेकिन वो हमसे दूर होता है। सूरज हमसे दूर होता है, क्या होता है? तो दूर होता है तो सभी रंगों का क्षय हो जाता है, लेकिन लाल का क्षय कम होता है, तो इसलिए लाल हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। खतरे में लाल रंग का उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि लाल का क्षय कम होता है कि ज्यादा? लाल का क्षय क्या होता है? कम होता है। लाल का क्षय नीचे से ऊपर जाने पर प्रकीर्णन घटता है, तो इसका क्षय कम की ज्यादा? इसका क्षय कम है, इसका क्षय ज्यादा, इसका लॉस ज्यादा हो जाता है, क्षय अधिक। अब चला होता क्या है, होता यह है कि सबसे कम क्षय लाल का होता है, तो खतरे में इसीलिए हम लोग लाल रंग का उपयोग रेलवे में करते हैं कि भैया लाल का क्षय कम होता है, लाल तुमको दिखाई देगा, तो डेंजर के लिए हम लोग इसी का उपयोग करते हैं। पील नारंगी का उपयोग फिर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दूर से लाल और नारंगी लगभग सेम ही दिखेगा। दूर से जब आप देखिएगा तो लाल और नारंगी में फर्क कर पाइएगा? नहीं कर पाएगा, तो इसलिए नारंगी का यूज रेलवे नहीं करती है। अब पीला रंग का उपयोग करती है, हरा रंग का। पीला अगर हरा दिखे मतलब सिग्नल बहुत बढ़िया है, आप रेल लेकर जा सकते हैं। अगर पीला दिखे मतलब चला धीरे धीरे चलना है, और अगर लाल दिखे मतलब एकदम नहीं चलना है।
यही तीन रंग का उपयोग जो है रेलवे में किया जाता है, क्योंकि लाल का क्षय कम होता है इसलिए इसका उपयोग डेंजर के लिए करते हैं। उगते हुए सूरज और डूबते हुए सूरज से सातों रंग आता है, लेकिन सभी रंगों का क्षय हो जाता है, क्योंकि सुबह और शाम के समय सूर्य हमसे दूर होता है या हम सूर्य से दूर होते हैं, लेकिन लाल का क्षय कम होता है तो लाल हम तक पहुंच पाता है। आसमान आसमान नीला दिखता है। आसमान कैसा दिखता है? आसमान के पास दो रंग है, एगो आसमानी और एगो कैसा? नीला। लेकिन दिखता कैसा है? काहे नीला दिखता है? क्योंकि नीला का क्षय कम होता है। ऊपर वाले का क्षय कम ना, तो नीला का क्षय लॉस कम होता है तो दिख जाता है। बोलो रे। आसमान के पीछे नीचे पानी का रंग भी कैसा दिखता है? नीला। कैसा दिखता है? आसमान के नीचे पानी का रंग नीला दिखता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन कम होता है। वायुमंडल में उपस्थित धूल कणों, कुहासा, धुंध के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना प्रकीर्णन कहलाता है। रेले के अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका प्रकीर्णन उतना कम होता है। अर्थात अर्थात प्रकीर्णन जो है वो तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का क्या होता है? ये रेले के अनुसार ही था। ये जल्दी से लिख लो। लिखा हुआ है? अच्छा, आगे लिखा हुआ है। हाँ ये है, देखो। ये किसके अनुसार था? रेले के अनुसार। किसके अनुसार था? चला कहता बय आ नहीं पिनाला। बयानी पिला नीचे से ऊपर जाने पर तरंग दैर्घ्य क्या होता है? बढ़ता है। अब प्रकीर्णन, तो सबसे कम प्रकीर्णन, सबसे कम क्षय किसका होता है? लाल। और सबसे ज्यादा क्षय वैज्ञानिक। देख लो, खतरे में किस रंग का उपयोग होता है? लाल। खतरे में जहां भी देखोगे आप कौन रंग यूज होता है? लाल। क्यों? क्योंकि लाल का क्षय कम होता है। उगता हुआ सूरज या डूबता हुआ सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि लाल का क्षय, मतलब मेन कंसंट्रेशन यहां है। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल। क्योंकि लाल का क्षय कम होता है, बाकी रंगों का क्षय हो जाता है। आसमान के नीचे पानी का रंग कैसा दिखाई देता है? आज समुद्र के का जल भी प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। आसमान एवं पानी का रंग भी कैसा दिखाई देता है? नीला। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? चला चंद्रमा पर से अंतरिक्ष देखोगे तो कैसा दिखाई देगा? देखो यहाँ चंद्रमा पर अंतरिक्ष देखोगे ना, काला काला दिखाई देगा। पर किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है। क्या नहीं है? लगभग नहीं है। टिंडल प्रभाव, आप कहेगा ये टिंडल प्रभाव क्या होता है तो बताते हैं। हम्म। टिंडल प्रभाव क्या है? चला दूध जानते हो? दूध नहीं जानते हो? एक बात बताओ, अगर सूर्य के प्रकाश की बात करें, सूर्य का प्रकाश अगर पानी है, क्या है? चला पानी है और हम टॉर्च जलाते हैं तो क्या पानी को प्रकाश पार कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? कर पाएगा। लेकिन अगर दूध होगा तो, अगर इसी में चला हम दूध डाल दें और ये टॉर्च जलाएं, प्रकाश पार कर पाएगा? तो देखो, पानी को प्रकाश पार कर जाएगा। पानी को प्रकाश पार कर जाएगा, बोलबे नहीं करेगा। लेकिन दूध को पर कर पाएगा? है ना, कर पाएगा। किसको कर पाएगा? पानी को प्रकाश पार कर जाएगा, लेकिन दूध को प्रकाश पार नहीं कर जाएगा। बोलबे नहीं करेगा, क्योंकि दूध में प्रकाश का क्षय हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। और इसी घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। कौन प्रभाव कहते हैं?
आगे पढ़िएगा आप जब केमिस्ट्री, तो उसमें पढ़िएगा दूध कोलाइड विलयन है। कोलाइड विलयन को प्रकाश पार नहीं कर पाता है। अब पार नहीं कर पाता है मतलब क्षय हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? इसी को प्रकाश का क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का क्षय। टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस गुण से संबंधित है? प्रकीर्णन गुण से। अब प्रकीर्णन गुण की खोज सीवी रमन ने किया था, भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। उसके लिए उनको नोबेल से भी नोबेल, भारत रत्न सब मिला था। 1930 में नोबेल मिला, 1954 में भारत रत्न मिला। कहते सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन प्रभाव के अध्ययन के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन के प्रकाश प्रकीर्णन प्रभाव को रमन प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज 28 फरवरी 1928 को की थी और इस उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें 1954 में भारत रत्न से क्या किया गया? सम्मान। अब तुम कहोगे सर ये प्रकाश का क्षय हो जाता है, ये खोज के लिए भारत रत्न। जी चला जी, एक और बहुत सारा उपयोग है मेडिसिन के क्षेत्र में। मेडिसिन के क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा योगदान है। दूध रख के प्रकाश गुजारने का कोनो मतलब थोड़े है। ये एगो थ्योरी है जिसका यूज मेडिसिन में, मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा है। इसीलिए इनको भारत रत्न से सम्मान, जिसको जिसको नोबेल मिलता है ना भारत में, भारत सरकार वगैरह भारत रत्न दे ही देती है। जैसे नोबेल मिल गया तो बूझ जाती है कि वगैरह भारत रत्न दे के हटाओ अपना। जैसे ये तो 1930 में मतलब विश्व को पता चल गया कि सीवी रमन को नोबेल मिलना चाहिए। अब भारत को पता चलते चलते 1954 लग गया। मतलब तुम समझो 1928 में इसकी खोज इन्होंने कर दिया। वो टीम कितना तगड़ा है कि 1930 में नोबेल दे दिया। हम लोग कितना तगड़ा है, साला अपना वैज्ञानिक को 24 साल लग गया नोबेल देने, भारत रत्न देने। ये तो चला मेरा अपना वैज्ञानिक था ना, जिसको वर्ल्ड ने, विश्व ने सम्मानित किया, उसको हम लोगों को सम्मानित करने में कितना दिन लग गया? 24। अब बेचारा बताओ, ये तो कितना गलत काम इनके साथ, इनके ही साथ नहीं होता है। जिनको भी नोबेल मिलता है चला, हम लोग उनको 20-25 साल बाद भारत रत्न दे देते हैं। अब तो तनी तेज हुआ है, जब से मोदी जी आए हैं, सोशल मीडिया का जमाना आया है, तो सोशल मीडिया में क्या होता है ना कि जिसको नोबेल मिलता है वो पूरा हाईलाइटेड हो जाता है। हाईलाइटेड हो जाता है तो हम लोग उसको तुरंत जो है कहते पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न सब कुछ ना कुछ उनको दे के क्लियर कर लेते हैं। लेकिन पहले क्या होता था देख लो, ये सब कांग्रेस लोगों का कार्यकाल था। 1930 में भारत आजाद भी नहीं हुआ था। हम लोग आजाद हुए और 8 साल बाद दी। 43, 3, 50, 4 संभलने में टाइम लग गया होगा। हमारा भारत का स्थिति भी चला ठीक नहीं था, सब छोटा सब लूट के चल गया था। लेकिन अभी भी लेट हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। उस टाइम चलो लेट हुआ, माफी है, लेकिन अब जो लेट होता है ये तो समझो एकदम गलत बात है। कहते हैं विवर्तन। अच्छा चला एक बात बताइए, बहुत छोटी पंछी उड़ रही है आकाश में, एकदम बगेड़ी, बगेड़ी जानते हो? ये इतने बड़का पंछी पुत 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 उड़ रही है। क्या उसका छाया पृथ्वी पर बनता है? बनता है? कहीं नहीं बनता है। क्योंकि 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 कहते हैं जब बहुत छोटी पंछी उड़ती है आकाश में तो उसका छाया पृथ्वी पर नहीं बनता, और जब बड़ी पंछी उड़ती है आकाश में तो उसका छाया पृथ्वी पर बन जाता है। क्यों? क्योंकि छोटी पंछी छोटे अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश उसकी छाया में प्रवेश कर जाता है। छोटे अवरोध के किनारे से टकराकर प्रकाश उसकी क्या में प्रवेश कर जाता है? छाया में प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण उसका छाया बनता नहीं। लेकिन वही बड़ा अवरोध होगा तो उसके किनारे से टकराकर उसकी छाया में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाए। बड़ा सा बाज उड़ेगा तो नीचे छाया बनेगा, लेकिन छोटी छोटी पंछी उड़ेगा तो अगर छाया नहीं बनेगा। यह घटना किसके कारण? विवर्तन के कारण। इसकी खोज फ्रॉनहोफर ने किया था। किसने किया था? इसकी खोज चला फ्रॉनहोफर ने। इसी के कारण हमने कहा था कि खिड़की दरवाजे के बंद, किसी बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि सुनने के लिए देखने के लिए खिड़की दरवाजे का किनारा 10⁻⁻7 मीटर पतला होना चाहिए, जो प्रकृति में संभव नहीं। याद है? तो हम वहां बताए थे
ध्वनि का विवर्तन, कहते थे खिड़की दरवाजों के किनारे से टकराकर ध्वनि का बाहर निकलना विवर्तन है। बोलवे नहीं करेंगे तो ध्वनि तो बाहर निकल जाती है लेकिन प्रकाश बाहर नहीं निकल पा। प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁷ मीटर पतला दरवाजा होना चाहिए, बुलंद रे, या खिड़की दरवाजे का किनारा होना चाहिए। विवर्तन, डिफ्रैक्शन, इस घटना की खोज फ्रॉनहोफर ने की थी। इसके अनुसार बहुत छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश करना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? विवर्तन। बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि ध्वनि का विवर्तन होता है लेकिन प्रकाश का विवर्तन नहीं होता। प्रकाश के विवर्तन के लिए 10⁻⁷ मीटर पतला अवरोध होना चाहिए, सामान्य जीवन में संभव नहीं है। इसी कारण हम विवर्तन की घटना को नहीं देख पाते हैं। परंतु दूरदर्शी वगैरह से जब आप देखिएगा न चला तो तारा, आपको तारा नहीं दिखेगा, धब्बा धब्बा दिखेगा। कैसा दिखेगा? वह भी प्रकीर्ण विवर्तन के कारण है। कहते परंतु दूरदर्शी में तारों का प्रतिबिंब तीक्ष्ण बिंदुओं की तरह न दिखकर अस्पष्ट धब्बों की तरह बनता है, जिसका कारण क्या है? विवर्तन। एक लाइन और लिख लीजिए। बहुत छोटी पंछी का आकाश में उड़ने पर छाया नहीं बनता है, बहुत छोटी पंछी का, क्या लिखें? आकाश में उड़ने पर छाया नहीं बनता है विवर्तन के कारण। विवर्तन के कारण। किसके कारण? बहुत छोटी पंछी का आकाश में उड़ने पर छाया नहीं बनता है, किसके कारण? किसके कारण? विवर्तन के कारण। हाँ करता है। आप पंछी को यहीं रखिएगा, यहां से लाइट दीजिएगा तो छाया बन जाएगा। विवर्तन ऊंचाई पर निर्भर करता है। प्रकाश का विवर्तन अवरोध के आकार पर निर्भर करता है, ऊंचाई पर भी निर्भर करता है। अवरोध अगर बड़ा होगा तो विवर्तन होगा, अरे प्रकाश तब उसकी छाया में प्रवेश कर पाएगा, लेकिन छोटा होगा तब कर जाएगा। अब ध्रुवन। ध्रुवन क्या होता है? चला, ध्रुवन हम बोले थे तुमको, किसी भी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेज देना ध्रुवन। जैसे अगर मान लो ये प्रकाश की किरणें हैं, ये प्रकाश की किरणें हैं, तो इसको हम अगर इधर भेजना चाहेंगे तो इधर चला जाएगा, इधर भेजना चाहेंगे इधर चला जाएगा। लेकिन क्या ध्वनि को हम जिस दिशा में भेजना चाहेंगे उधर जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब प्रकाश किसी भी तरंग का किसी निश्चित दिशा में भेजना ध्रुवन है। नहीं समझा? किसी भी तरंग का किसी निश्चित दिशा में भेजना क्या है? ध्रुवन। प्रकाश को तो निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है, लेकिन क्या ध्वनि को निश्चित दिशा में भेजा जा सकता है? तब प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है, जबकि ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ध्वनि को किसी निश्चित दिशा में भेजना संभव नहीं। अभी हम बोलेंगे, कहेंगे खाली इधरे जाएगा इधर नहीं जाएगा, ये संभव है। लेकिन प्रकाश अगर कहें खाली इधरे जाएगा इधर नहीं जाएगा, ये संभव है। बोलो रे, तो यही तो किसी निश्चित दिशा में भेज देना क्या है? ध्रुवन। तो बता, ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना होती है? ध्वनि अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ? अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, लेकिन प्रकाश तरंग के साथ, प्रकाश बोले तो अनुप्रस्थ ना, इसके साथ ध्रुवन की घटना होती है। बोलो हाँ या ना? ध्वनि या अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना होती कि नहीं होती? ध्वनि या अनुदैर्ध्य तरंग के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, जबकि प्रकाश तरंग के साथ, देखो ध्रुवन क्या है? किसी निश्चित दिशा में भेज देना तरंग को ध्रुवन है। तो प्रकाश को चला हम निश्चित दिशा में भेज सकते हैं, अभी देखो इधर जा रहा है प्रकाश, इधर नहीं आएगा। लेकिन क्या ध्वनि को हम निश्चित दिशा में भेज सकते हैं? तो ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती, और निश्चित दिशा में भेजना ही ध्रुवन है। बोलवे नहीं करेगा।
निश्चित दिशा में भेजना ही क्या है, ध्रुवन है। देख लो, किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में जाना क्या है, क्या है, ध्रुवन है। कहते हैं किसी तरंग को मोड़कर किसी खास दिशा में भेजना ध्रुवन कहलाता है, तथा ऐसे तरंग को क्या कहते हैं, ध्रुवीय तरंग। देख लो, ये पोलराइड कहते हैं इसको। पोलराइड का काम है तरंग को निश्चित दिशा में क्या करना, भेज देना। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या क्या है। गाड़ी चलाए हो कभी, गाड़ी में डीपर जलाए हो, डीपर में ऐसे लाइट रहता है, जैसे डीपर ऑन करते हैं ऐसे हो जाता है। तो प्रकाश निश्चित दिशा में गया कि नहीं गया, उसके लिए हम लोग पोलराइड यूज करते हैं। पोलराइजेशन की घटना जो होती है, ध्रुवन का इंग्लिश होता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन की घटना के लिए पोलराइड का यूज किया जाता है, जो प्रकाश को ऐसे है उसको निश्चित दिशा में भेज देता है। किस दिशा में भेज देता है, निश्चित दिशा में भेज देता है। और यही घटना क्या है, ध्रुवन, क्या है, ध्रुवन है। तो वाहनों में पोलराइड का उपयोग करके इससे फायदा क्या होता है, चला, जो अगला गाड़ी वाला है उसको चकाचौंध से बचाया जा सकता है। लेकिन आप गांव घर में चले जाइए, गांव घर में जो ट्रैक्टर चलाता है वो एक लाइट जलाता है, फिर वही चलते हुए जाता है। आप जो उधर से आता है उसको चला कुछ देर तक दिखाई नहीं देता है, क्योंकि उसके आंख पे डायरेक्ट रोशनी बहुत अधिक लाइट पड़ता है, उसके बाद फिर अंधेरा मिलता है। तो लाइट से अंधेरा में आते आते 1/10 सेकंड का समय लग जाता है, जिसके कारण उसको अंधेरापन फील होने लगता है, एडजस्ट नहीं कर पाता है। तो कहते हैं वाहनों में डीपर यानी पोलराइड का उपयोग करके सामने वाले ड्राइवर को चकाचौंध से क्या किया जाता है, बचाया जाए। डीपर जला देगा तो बहुत आसानी से तुम बाईपास ले लोगे, बोलो ना रे। उसके बाद होलोग्राम या होलीग्राफी का नाम सुने हो, अरे बुक के ऊपर नहीं रहता होलोग्राम चिपका हुआ। तो होलोग्राम या होलीग्राफी जो है ये ध्रुवन की घटना पर ही किसी खास दिशा में चमकता है कि किसी भी दिशा में चमक जाता है। हम लोग ऐसे ऐसे करके देखते हैं तो चमकता है। तो किसी खास दिशा में प्रकाश का आना ही तो ध्रुवन है, किसी खास दिशा में प्रकाश का जाना ही क्या है, ध्रुवन। उसके बाद 3D मूवी, 3D मूवी देखे हैं, कितने लोग देखे हैं, देखे हैं, बहुत बढ़िया बात है। 3D मूवी अगर आप देखे होंगे तो उसमें देखिए 2D मूवी में एक्स एक्सिस दिखता है, वाई एक्सिस दिखता है, 3D मूवी में जेड एक्सिस भी दिखेगा कि पिछवाड़ा कितना मोटा है, मतलब कितना पीछे मोटा है वो भी आपको दिखता है किसमें, 3D मूवी में। ये जो आप देखिएगा 3D मूवी चश्मा लगा कर देखा जाता है, तो वहां जेड एक्सिस का प्रकाश आपके आंख तक लेकर आएगा, यहाँ का प्रकाश को एक निश्चित तल में लेके आएगा। यही घटना तो ध्रुवन है। तो त्रिविमीय चलचित्र 3D मूवी भी ध्रुवन की घटना पर आधारित। ध्रुवन क्या है, किसी भी तरंग का किसी खास दिशा में मोड़ना क्या है, ध्रुवन। ध्वनि तरंग या अनुदैर्घ्य तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव है, अरे ध्वनि तरंग को किसी खास दिशा में भेज सकते हैं, मोड़ना संभव नहीं है, इसलिए इसके साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती। जबकि प्रकाश तरंग या अनुप्रस्थ तरंग को किसी खास दिशा में मोड़ना संभव है, इसलिए इसके साथ ध्रुवन की घटना होती है। ध्रुवन के उदाहरण, होलोग्राम या होलीग्राफी का चमकना, वाहनों में पोलराइड का उपयोग किया जाता है हेडलाइट में, जिसके कारण चालक को चकाचौंध से क्या किया जाता है, बचाया जाता है। यह भी किस घटना पर आधारित है, ध्रुवन की घटना पर आधारित। त्रिविमीय चलचित्र 3D मूवी ध्रुवन की घटना पर आधारित। ध्रुवन की घटना केवल किसमें होती है, प्रकाश तरंग में होती है, क्योंकि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ है। जबकि ध्वनि में यह घटना नहीं होती, क्योंकि ध्वनि क्या है, अनुदैर्घ्य। तो बता, ध्रुवन की घटना, ये दोनों में अंतर जो है किस घटना के द्वारा होगा, ध्रुवन के द्वारा। मेरे में और बंदर में क्या अंतर है, बताए थे, याद है। मेरे पास पूंछ नहीं है, बंदर के पास पूंछ है। तो एक के पास जो हो और दूसरे के पास नहीं हो, उसी से ना अंतर होता है। तो इसके साथ ध्रुवन की घटना होती है, इसके साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती है। तो आपको कहेगा ध्वनि और प्रकाश में अंतर किस घटना के द्वारा, ध्रुवन के द्वारा। तो अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य में अंतर किस घटना के द्वारा, ध्रुवन के द्वारा। अयांत्रिक और यांत्रिक में अंतर किस घटना के द्वारा, ध्रुवन के द्वारा। यांत्रिक तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें कंपन होता है, और यांत्रिक तरंग उस तरंग को कहते हैं जिसमें कंपन नहीं होता। याद है ना, बोलो रे। ध्रुवन की घटना ध्वनि तरंग के साथ नहीं होती, क्योंकि ध्रुवन किसी भी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजना क्या है, किसी भी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेजना क्या है, ध्रुवन। ध्रुवन का मतलब ही होता है किसी भी तरंग को किसी निश्चित दिशा में भेज देना। प्रकाश को भेज सकते हैं कि नहीं, लेकिन ध्वनि को नहीं भेज सकते।
अब चला व्यतिकरण। व्यतिकरण याद होगा तुमको, पिछले क्लास में हम पीछे साउंड में पढ़ाए थे। जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता न्यूनतम और कहीं पर तीव्रता महत्तम। यही घटना ना व्यतिकरण है। मतलब कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा। तो जितना कभी कभी चमकने वाला है सब व्यतिकरण का एग्जाम्पल। इसकी खोज किसने की थी? यंग ने। इससे तरंग गुण को साबित किया था, याद है ना? आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव से कण गुण को साबित किया था। यंग ने व्यतिकरण के सिद्धांत से तरंग गुण को साबित किया था। हाइजन का दोस्त था यंग, याद है? यंग ने तो साबुन का बुलबुला कभी कभी चमकता है, व्यतिकरण है। रोड पर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है। जल के ऊपर फैला मिट्टी का तेल कभी कभी चमकता है। कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा। ये किसका एग्जाम्पल है? व्यतिकरण। व्यतिकरण की खोज यंग ने किया। बोलो रे, जब समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती है, चढ़ती है, तो कहीं पर तीव्रता महत्तम और कहीं पर प्रकाश की तीव्रता शून्य होती। और यही घटना क्या है? व्यतिकरण। व्यतिकरण की खोज किसने की? यंग ने। जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की समान आवृत्ति और समान आयाम होगा कि अलग अलग होगा? ये जो चला होगा इस समान आवृत्ति और समान आयाम का होगा कि अलग अलग होगा? कहते हैं जब लगभग समान आवृत्ति और समान आयाम की दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे पर अध्यारोपित होती है तो कहीं पर तीव्रता महत्तम और कहीं पर तीव्रता शून्य हो जाती है। और यह घटना क्या कहलाता है? व्यतिकरण कहलाता है। व्यतिकरण के उदाहरण: पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में, कभी कभी साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना या कभी कभी चमकना, और गीली सड़क पर वाहन से टपकती तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों का रंगीन दिखाई देना या कभी कभी चमकना, क्या कहलाता है? कभी चमकेगा कभी नहीं चमकेगा। यह घटना क्या है? व्यतिकरण। क्या है यह घटना? व्यतिकरण है। बोलो न रे। अब देखो हमने चला क्या पढ़ा? हमने पहला पढ़ा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन बोले तो पहली घटना हमने पढ़ा प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का मतलब प्रकाश का क्षय। तब सबसे कम क्षय होता है लाल का, सबसे ज्यादा क्षय होता है बैगनी का। सही है ना? इसीलिए तो खतरे में लाल रंग। इसीलिए तो खतरे में लाल रंग। उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज लाल रंग। किस रंग का? उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विवर्तन। विवर्तन क्या होता है? किसी छोटे अवरोध से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रकाश का प्रवेश क्या करता है? विवर्तन। विवर्तन के कारण ना बंद कमरे में बात कर रहे व्यक्ति की आवाज तो सुन सकते हैं लेकिन देख नहीं सकते, क्योंकि देखने के लिए प्रकाश का विवर्तन होना जरूरी है। अब प्रकाश के विवर्तन के लिए खिड़की दरवाजे का किनारा 10⁻⁷ मीटर का होना चाहिए, जो प्रकृति में संभव नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या? ध्रुवन। ध्रुवन न रे। ध्रुवन क्या है? ध्रुवन है प्रकाश का किसी निश्चित दिशा में भेज देना। निश्चित दिशा में तरंग को भेजना, निश्चित दिशा में तरंग को भेजना क्या है? ध्रुवन है। तो ध्वनि को निश्चित दिशा में भेज सकते हैं? खाली कहेंगे हम इधर जाएगा इधर नहीं जाएगा, ये संभव है? तो ध्वनि को निश्चित दिशा में नहीं भेज सकते, इसलिए ध्वनि के साथ ध्रुवन की घटना नहीं होती। जबकि प्रकाश के साथ निश्चित दिशा में भेज सकते हैं, इसलिए प्रकाश के साथ ध्रुवन की घटना होती है। तो ध्वनि और प्रकाश में अंतर, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर किसके द्वारा? ध्रुवन के द्वारा। किसके द्वारा? उसके बाद हम लोगों ने व्यतिकरण के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा? व्यतिकरण। व्यतिकरण बोले तो कभी कभी चमकना। व्यतिकरण बोले तो कभी कभी चमकना। जब कभी कभी चमकेगा चलत, कभी चमकेगा कभी नहीं चमके वाला जितना एग्जाम्पल है सब किसका है? व्यतिकरण गुण को बताया किसने था? यंग ने। यंग ने साबुन के बुलबुले का कभी कभी चमकना, रोड पर फैले मिट्टी का तेल का कभी कभी चमकना, सूर्य के प्रकाश में जल पर फैला मिट्टी का तेल का कभी कभी चमकना, ये सब किसका एग्जाम्पल है? व्यतिकरण। व्यतिकरण बोले तो कभी कभी चमकना। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय। प्रकीर्णन बोले तो प्रकाश का क्षय। विवर्तन बोले तो प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश कर जाना।
ध्रुवन बोले तो प्रकाश का किसी निश्चित दिशा में भेज देना। किस दिशा में भेज देना? व्यतिकरण बोले तो कभी कभी चमकना। व्यतिकरण बोले तो, व्यतिकरण बोले तो कभी कभी, जितना कभी कभी चमकने वाला एग्जाम्पल है व्यतिकरण है। जितना किसी निश्चित दिशा में भेजने वाला है ध्रुवन। 3D भूमि, होलोग्राम या होलिग्राफी, पोलर वाहन में डीम डी पर, सब किसका है? ध्रुवन ना। अभिवर्तन होता है प्रकाश का छोटे स्रोत से टकराकर प्रकाश का उसकी छाया में प्रवेश कर जाना, क्या है? विवर्तन। अब प्रकीर्णन होता है प्रकाश का क्षय। प्रकाश के क्षय के कारण सबसे कम क्षय होता है लाल का। रेले ने सिद्धांत दिया था प्रकीर्णन जो है तरंगदैर्घ्य के चतुर्थ घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तरंगदैर्घ्य जिसका ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, और तरंगदैर्घ्य जिसका कम होगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा। बोला हो राजा। एक क्लास, 1 से 2 क्लास और लगेगा, लाइट इज फिनिश्ड। ठीक है, अगले क्लास में आपका हो जाएगा टेस्ट। ठीक है, लाइट से क्वेश्चन रहेगा 35 गो, और इससे पहले वाला से क्वेश्चन रहेगा 15 गो। 35, 15, 50। टेस्ट में आना अनिवार्य है। नहीं आने पर, अगर तुमको कोई जरूरी कारण नहीं है और तब भी तुम नहीं आते हो, हे मां शारदे, लास्ट में इसका 1 नंबर से मेरिट रोक देना। ये मेरा श्राप है, तुमको याद रखना। ठीक, सुन लिया ना? और मेरा श्राप चला लगता है तो रो पता है ना। अगर 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 तुम नहीं आते हो और बहानेबाजी करके नहीं आते, कोई जरूरी काम है, पार्ट 1 पार्ट 2 का पेपर है वगैरह वगैरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम मंडे को टेस्ट में हम 4 से 5 में हम रहें ना रहें, प्रॉपर वे में तुमको 35 मिनट का टेस्ट देना है। अगर तुम नहीं देते हो तो हे मां शारदे, मेरे सारे पुण्य श्राप को सार्थक करने में लगा देना, और उस बच्चे का 1 नंबर से रिजल्ट रोक देना। 0.1 से भी रोकना, लेकिन रोक देना, ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि हमने गुरु जी की बात को काटा था। तुमको कोई एक्सीडेंट हो जाए, तुम मर जाओ, तब नहीं आओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जिंदा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तुम नहीं आते हो, प्रॉपर वे में जो टेस्ट नहीं देगा लास्ट तक, उसका लास्ट में 0.1 से नहीं हो। अब अपना अपना दे, कोई दिक्कत नहीं। एकरा मजाक में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। लेकिन ऑनलाइन वालों, तुम्हारा भी टेस्ट होगा, बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड कर लो, ऑफलाइन टेस्ट वाला सेक्शन में जाना, तुमको लाइट और करंट का टेस्ट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यहां आके देना है ऑफलाइन वालों। ऑनलाइन वालों बिग बूस्टर ऐप डाउनलोड करेगा, लाइट और करंट का टेस्ट आपको 4 बजे मिल जाएगा। लड़की लोग सबको हम देख लिए हैं, सीसीटीवी देख लो, वहां लगा